रहा था कि हम लोग कभी भी किसी ग्रह के किसी रेमेडी को पूछते हैं तो बहुत तरीके की रेमेडी बताई जाती हैं। कभी दान बताया जाता है, कभी मंत्र जाप बताया जाता है, कभी कोई स्पेसिफिक पूजा वगैरह बताई जाती है। तो ये सारी चीज़ें एक साथ प्रभावी होती हैं या किसी एक स्पेसिफिक समस्या के लिए किसी एक स्पेसिफिक तरीके का उपाय करना चाहिए? तो ये एक थोड़ा मेरे ख्याल से जो सुन रहे हैं या जिनको अक्सर जो डराने वाले ज्योतिषी होते हैं वो कई कई सारी उपाय एक साथ बता करके डराते हैं। इंसान पहले ही घबरा जाता है, जितना समस्या से नहीं घबराया होता है। तो अगर आप इस पर थोड़ा प्रकाश डाल सकें तो कृपा होगी आपकी। जी बिल्कुल अपराजिता जी, बहुत बढ़िया आपका क्वेश्चन है। और मैं सभी दर्शकों से आग्रह करता हूं कि बहुत बड़े ही ध्यान से इस प्रश्न का वो समाधान को बड़े ध्यान से वो सुने। निश्चित रूप से कि हमें रेमेडी कौन से ग्रहों की करनी चाहिए। जी हाँ मित्रों, क्योंकि ये चीज हमको पता नहीं चलता। और हम अगर कोई समस्या हमारे जीवन में आती है तो हम उस समस्या के समाधान के लिए किसी ज्योतिष के पास जाते हैं। लेकिन यदि हमें अगर शुभ ग्रहों की दशा नहीं लगी हो, ध्यान से सुनिएगा मित्रों, यदि हमें लग्नेश, पंचमेश और भाग्येश की दशा अगर नहीं लगी है, अकारक ग्रहों की दशा लगी, तो ऐसे समय में कोई हम तथाकथित ऐसे ज्योतिष के पास पहुंच जाएंगे जो हमें हमारे अंदर वो फियर साइकोसिस जनरेट करके, या वो कोई ठगी का शिकार हम हो सकते हैं, या वो सही रेमेडी ना दे करके वो हमें और मुसीबत में और समस्या में वो डाल सकते हैं। जैसे मैंने रत्न पहनने के विषय में मैंने एक सेशन किया, उसमें मैंने बताया कि कभी भी मारक ग्रहों का रत्न हमें धारण नहीं करना चाहिए। कई कई तथाकथित पंडित जो होते हैं वो रत्न के विषय में कोई भी रत्न किसी को धारण करने की सलाह दे देते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि कौन सा ग्रह मारक है और कौन सा ग्रह योग कारक है। ये सब कुंडली की भली भांति विश्लेषण करने के बाद ये पता चलता है मित्रों। यदि हम गलती से भी अगर किसी के कुंडली में गुरु मारक और यदि उन्होंने गुरु का रत्न पुखराज यदि वो पहन लिया, तो निश्चित रूप से उसको पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम, अतड़ियों से रिलेटेड प्रॉब्लम वो क्रिएट कर सकता है। क्योंकि मारक ग्रहों की रत्न नहीं पहनी जाती, एक चीज हमेशा ध्यान रखना है। तो ये बहुत से मैंने देखा है तथाकथित जो पंडित होते हैं वो पुखराज नॉर्मली सबको सजेस्ट कर देते हैं। तो रत्न सजेशन के समय एक चीज का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हमारे वो लग्न के शत्रु नहीं होने चाहिए। जिसका रत्न हम पहनने जा रहे हैं वो हमारे छठवें भाव, आठवें भाव या 12वें भाव, दूसरे भाव या सप्तम भाव के स्वामी नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये मारक भाव और अशुभ भाव होते हैं मित्रों। तो कभी भी मारक या अशुभ भाव के रत्न हमें नहीं पहनना चाहिए। अदरवाइज उन ग्रहों से रिलेटेड वो बीमारी या वो डिसीज जो है वो दे सकता है। कभी कभी क्या होता है, मांगलिक के नाम से भी लोगों के अंदर फियर साइकोसिस जनरेट किया जाता है। मांगलिक दोष या मांगलिक योग, निश्चित रूप से मांगलिक योग है तो आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है मित्रों। मांगलिक योग अर्थात जातक को अन्य जातकों से बहुत ज्यादा उसको एनर्जेटिक बनाता है, बहुत ज्यादा पैशनेट बनाता है, बहुत ज्यादा डिवोटेड बनाता है अपने काम के प्रति। तो उन जातकों के अंदर जो एनर्जी लेवल होता है वो बहुत अधिक होता है। और मांगलिक जो दोष होता है, मांगलिक दोष का केवल इतना प्रभाव होता है कि ऐसे जातक को विवाह के समय कुंडलियों का भली भांति एनालिसिस कर लेना चाहिए। क्योंकि अगर किसी जातिका के कुंडली में मांगलिक दोष है तो जिन जातक से उनका विवाह होने जा रहा है उन जातकों के कुंडली में क्या मंगल या कोई दूसरे पाप ग्रह पहले भाव, चौथे भाव, सातवें भाव, आठवें भाव या 12वें भाव में कहीं बैठा तो नहीं है। तो इस चीज का भली भांति उसको संज्ञान लेकर के ही उनको विवाह के लिए अपनी सहमति प्रदान करना चाहिए। क्योंकि मांगलिक की स्थिति में, मांगलिक दोष की स्थिति में वो थोड़ी सी परेशानी दे सकता है मित्रों, दिक्कतें दे सकता है। तो ये सब हम लग्न को भली भांति जब तक हम अच्छे तरीके से जब उसका प्रेडिक्शन नहीं करेंगे तब तक कोई भी रेमेडी का सजेशन हमें नहीं देना चाहिए। सर, एक रेमेडी अक्सर बताई जाती है जाप करने की, और वो जाप की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, 1.25 लाख मंत्र। तो इसमें आमतौर पे लोग क्या करते हैं, पंडितों को बुला करके उससे जाप करवा लेते हैं। ये जाप स्वयं करना ज़्यादा सही होता है या पंडितों से करवाना? बहुत बढ़िया प्रश्न प्राजिता जी। देखिए क्या होता है, परमात्मा तो सबके लिए सर्वसाधारण है।
क्योंकि निश्चित रूप से उस परमात्मा का अंश हमारे अंदर है आत्मा के रूप में। तो परमात्मा तो इस रिश्ते में हमारे पिता हुए, और अपने पिताजी के प्रति यदि हमारे मन में श्रद्धा है तो हम स्वयं उसको बता सकते हैं, अपना दुख हम उसको बता सकते हैं, अपने प्रॉब्लम हम उनके साथ शेयर कर सकते हैं। निश्चित रूप से वो हमारी प्रॉब्लम सुनेंगे। अगर हमारे पास वक्त है तो निश्चित रूप से हम डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं, ना किसी पंडित के माध्यम से, क्योंकि बीज मंत्रों का संबंध हमारे शरीर से होता है, हमारे ऑरा मंडल से होता है। यदि उन मंत्रों का डायरेक्ट हम जाप करते हैं तो हमें फायदा ही होगा। हाँ, गुरु इसलिए जरूरी होता है क्योंकि गुरु हमें सही मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। हम किसी से सलाह लेकर ये काम कर सकते हैं, क्योंकि हमको ये पता नहीं होता कि हमारे आराध्य देव कौन है। जैसे मैं कहूं, कुंडली का जो पंचम भाव होता है, वो पंचम भाव से हम अपने इष्ट देव के बारे में विचार करते हैं। यदि आप अपने इष्ट देव को समझ जाते हैं तो निश्चित रूप से इष्ट देव की पूजा करने से आपकी जो मनोकामना है वो जल्दी पूरी होती है मित्रों। तो पंचम भाव में जो भी राशि पड़ी हुई है, उस राशि के जो लॉर्ड होंगे वो हमारे इष्ट देव होंगे। अगर हम उनकी पूजा करते हैं, सर जनरली सबका क्वेश्चन रहता है कि हम आखिर किसकी पूजा करें, कौन सी भगवान की पूजा करें। तो इस क्वेश्चन का बहुत ही आसानी से ज्योतिष के माध्यम से इसका उत्तर जो है ढूंढा जा सकता है मित्रों। तो जो हमारा पंचम भाव होता है, और पंचम भाव में जो अंक होता है, जो राशि होती है, उस राशि से संबंधित जो देव होते हैं वही हमारे इष्ट देव होते हैं, वही हमारे कुल देव होते हैं या कुल देवी होती है, जिनके पूजा करने से हमारे समस्या का समाधान हम शीघ्रता से प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद सर। मैं एक दो प्रश्न और सोची थी लेकिन फिलहाल उतर गया है, मैं बीच में वापस पूछूंगी आपसे। तो मेरे ख्याल से अब इंदु मैम से बात करते हैं, हो सकता है उनका भी कोई प्रश्न हो। प्रणाम सर। आशीर्वाद। सर ये है ना, तुला लगन की कुंडली है जी। और इसमें जातक का विदेश जाने का कुछ बन रहा है तो बताओ। जी मैम, एक बार और। तुला लगन, हाँ जी, तुला लगन की कुंडली है तो जी। इसमें, हाँ, इसमें विदेश जाने का कुछ बन रहा है जातक का। देखिए, तुला लगन के कुंडली में यदि हम चौथे भाव का विचार करें, चौथा भाव हमारे घर का होता है और एजुकेशन का, चौथा भाव और पांचवा भाव। यदि चौथे भाव का स्वामी अगर द्वादश भाव में जाके बैठ जाए, द्वादश भाव मतलब द्वादश भाव में निश्चित रूप से कन्या राशि होगी। अगर शनि कन्या राशि में जाके बैठ जाए, या फिर शनि का संबंध कहीं बुध से जाकर बन जाए, शनि बुध की युति अगर दसम भाव में बन जाए, शनि बुध की युति अगर पंचम भाव में बन जाए, शनि बुध की युति यदि अष्टम भाव में बन जाए, शनि बुध की युति यदि द्वादश भाव में बन जाए, तो निश्चित रूप से ऐसे जातक का विदेश जाने का योग बनता है। मतलब 12 भाव जो है वो हमारा विदेश का कारक, और राहु को भी हम विदेश से जोड़ के देखते हैं। अगर मान लो राहु शनि की युति अगर कहीं बनी हो, या राहु शनि अगर द्वादश भाव में अगर एक साथ युति करके बैठे हो, तो निश्चित रूप से ऐसे जातक के बारे में कहेंगे कि वो एजुकेशन को लेकर के वो क्या अब्रॉड जा सकते हैं, विदेश जा सकते हैं, या दूसरे शब्दों में कहे तो ये जन्म स्थान से दूर जा सकते हैं अपने एजुकेशन को पूरा करने के लिए। सर कुंडली के 8वें भाव में सूर्य और बुध की युति बन रही है और चतुर्थ भाव में शनि है। तो इंदु मैम अगर आप निश्चित कैमरा रूप में से दिखा सके तो दिखा सकती हैं, आप तो कर लेंगी शायद। मैम मुझे उसमें डालना उसमें नहीं आएगा ना फोन में। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलिए, सूर्य देखो, लाभ भाव का स्वामी सूर्य अष्टम भाव में बैठा है, ठीक है, बुध के साथ बैठा है, ठीक है। द्वादश भाव का स्वामी बुध जो है वो अष्टम भाव में जाके बैठा है, और एकादश भाव का स्वामी, एकादश भाव का स्वामी जो होता है वो सूर्य है, ये दोनों बैठा है। तो निश्चित रूप से ऐसे जातक की जो रुचि होगी वो ऑकल्ट साइंस में होगी निश्चित रूप से। और ये विपरीत राजयोग भी है, क्योंकि द्वादश भाव का स्वामी बुध जो है वो अष्टम भाव में जाके विराजित होना, ये विपरीत राजयोग है। तो निश्चित रूप से जातक को नेशनल मल्टीनेशनल कंपनी से जुड़कर यदि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के यदि ये कार्य करते हैं, तो निश्चित रूप से इनको
जो है वो धन लाभ प्राप्त होगा। और ये इनकी रुचि जो है वो ऑकल्ट साइंस में भी होगी। ऑकल्ट साइंस से भी अगर ये जुड़ के अगर ये काम करते हैं तो निश्चित रूप से इनको लाभ प्राप्त होगा। ज्योतिषी रेमेडी से जुड़कर ये काम करते हैं तो निश्चित रूप से इनको जो है वो धन लाभ प्राप्त होगा। लेकिन इनका विदेश जाने का योग तभी बनेगा जब शनि की युति या दृष्टि राहु से बन जाए। ठीक है, कोई भी दृष्टि हो सकती है, या शनि का संबंध द्वादश भाव से बन जाए, या शनि का संबंध राहु से बन जाए, तो निश्चित रूप से ऐसे जातक को एजुकेशन के लिए जो है वो विदेश जाना पड़ता है। और राहु शनि यदि कुंडली के द्वादश भाव में विराजित हो जाए तो निश्चित रूप से विदेश सेटलमेंट का भी इनका योग बनता है। लगन की कुंडली की राहु बैठे पराक्रम भाव में, शनि है कर्क राशि में चतुर्थ भाव में। नहीं, तुला लगन की कुंडली में चतुर्थ भाव में कर्क राशि नहीं होगा सर। शनि बैठे वहां पर 2 3 4, वो दसम भाव में। देखो 4 नंबर की राशि दसम भाव में आएगी तो शनि दसम भाव में बैठे हैं। हाँ जी, शनि मकर राशि में। हाँ, शनि दसम भाव। क्योंकि तुला लगन की कुंडली के दसम भाव के बारे में यदि हम बात करें तो दसम भाव में चंद्रमा की कर्क राशि आएगी। हाँ जी, ठीक है, तो कर्क राशि में शनि, क्योंकि शनि की दृष्टि जो है वो प्रोफेशन भाव से वो अपने घर को देख रहा है, अपने चतुर्थ भाव को देख रहा है। तो निश्चित रूप से जातक जो है वो क्योंकि शनि की दृष्टि अपने घर को ही देख रहा है, मतलब ऐसे जातक जो है घर के ही आसपास रहेंगे और वो ऐसे जातक भूमि भवन से रिलेटेड वो काम करेगा। माता से वो कनेक्ट रहेगा, माता से इनके संबंध मधुर रहेंगे और अपने ही घर परिवार में ये जातक जो है वो रहेंगे। इनका विदेश जाने का योग नहीं बनता। ठीक है, धन्यवाद सर। चलिए मित्रों, और किसी भी प्रकार की यदि कोई समस्या यदि आपके मन में हो रही है, ये सेशन बिल्कुल आपके लिए हम बनाए हैं। अगर कोई प्रकार की समस्या यदि आप साझा करते हैं तो निश्चित रूप से निःशुल्क रूप से आपकी समस्या का समाधान बताया जाएगा। मित्रों, यदि आप अपना जन्म पत्रिका हमसे एनालिसिस कराना चाहते हैं, अगर जन्म पत्रिका से संबंधित अगर किसी भी प्रकार का के मन में कोई प्रश्न पौंध रहे हैं तो निःशुल्क रूप से आप हमसे परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आता है तो हमारा बेसिक एस्ट्रोलॉजी की एस्ट्रो डिवाइन लाइट चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मित्रों, अगर आपको वेबिनार के माध्यम से एस्ट्रोलॉजी सीखनी है तो हमारे एस्ट्रो डिवाइन लाइट चैनल के से आप जुड़ सकते हैं। मित्रों, किसी भी प्रकार की समस्या के समाधान के लिए आप हमारे चैनल से कनेक्ट हो सकते हैं। सर, एक प्रश्न है। अभी आप पूनम मैम को बता रहे थे मंगल का जो उपाय है वो 12 से 2 के बीच, इसलिए क्योंकि वो उस समय दिग्बली होता है। जब भी हम सूर्य के उपाय की बात करते हैं तो सूर्य को जल चढ़ाने का काम हम सुबह करते हैं, जबकि सूर्य भी उसी समय दिग्बली है। सूर्य को जल चढ़ाने का काम 12 से 2 के बीच में क्यों नहीं है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। देखिए क्या होता है, सूर्य वैसे भी क्या है, आत्मा का कारक होता है। सूर्य को शास्त्र में बहुत पवित्र माना गया है क्योंकि सूर्य अग्नि है, क्योंकि अग्नि पवित्र होता है, आत्मा भी पवित्र होता है। जब हम दिन की शुरुआत करते हैं, भारतीय ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब भी कोई दिन सूर्योदय को बहुत ही शुभ माना जाता है, इसलिए हम सुबह क्या करते हैं, गुड मॉर्निंग विश करते हैं, सुप्रभात का हम अभिवादन करते हैं। वो क्योंकि हम अत्यंत शुभ मानते हैं, इसलिए सूर्योदय के समय हम सूर्य को जल अर्घ देने से या सूर्य का बीज मंत्रों का प्रयोग करने से, सूर्य के दर्शन करने से दिन भर हमारे अंदर वो पॉजिटिविटी जो है, वो पवित्र भाव जो है वो हमारे अंदर जो है वो निर्मित होते रहते हैं। तो हम सूर्य का रेमेडी हम सुबह भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर ज्यादा लंबे समय तक हम अगर सोते हैं तो सूर्य हमारा क्या होता है, खराब हो जाता है। तो निश्चित रूप से क्योंकि सूर्य की जो प्रथम रश्मि है वो उम्मीद की एक नए किरण के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ वो आता है, इसलिए हमें सूर्य की प्रथम किरण के साथ अपने जीवन की शुरुआत करनी चाहिए। सूर्य को नियमित रूप से जल अर्घ देना चाहिए। रही बात 12 बजे की बात, तो 12 बजे क्या होता है, सूर्य की प्रचंड गर्मी जो है उस समय पूरे भूमंडल में हमें महसूस होता है। तो सूर्य जो है सबसे ज्यादा पावरफुल होता है उस समय, और उसका डायरेक्शन जो होता है वो दक्षिण दिशा होता है।
यदि हम उस टाइम में दक्षिण दिशा में जा करके या दक्षिण दिशा में मुख करके अगर हम भगवान सूर्य की आराधना करते हैं तो निश्चित रूप से भगवान सूर्य की कृपा जो है वो हमारे अंदर होती है, अगर आप उस धूप को सह सकते हो तो। क्योंकि निश्चित रूप से अभी आप जाओगे सनलाइट में तो नियर अबाउट 45 टू 46 टेम्परेचर होगा, लेकिन आप उसको सहन नहीं कर पाओगे निश्चित रूप से, क्योंकि उस समय विटामिन डी सबसे ज्यादा आपके बॉडी को मिलेगा। यदि 5 मिनट आप सन बात अगर लेते हैं उस टाइमिंग में तो निश्चित रूप से विटामिन डी आपके हड्डी के लिए और आपके नेत्र दृष्टि के लिए, क्योंकि सूर्य को हम नेत्र दृष्टि का भी कारक मानते हैं, हमारे दाहिने नेत्र का भी हम कारक मानते हैं, सूर्य को हमारा हृदय का भी हम कारक मानते हैं। तो इस तरह से सूर्य के मंत्रों का अगर हम रेमेडी करते हैं तो हमारा हृदय से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, लीवर से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, वो सारे प्रॉब्लम जो है वो उसको हम ओवरकम कर पाएंगे, उसको वेन ओवर कर पाएंगे मित्रों। क्योंकि सूर्य जो होता है वो सरकारी नौकरी का कारक है। लॉजिक ये है कि सूर्य जो है सरकारी तंत्र का कारक है। यदि हम सूर्य का रेमेडी करते हैं तो जो सरकारी नौकरी के दिशा में जो जातक प्रयास कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, निश्चित रूप से उनको सरकारी नौकरी की प्राप्ति होती है। धन्यवाद सर। सर एक बच्ची की कुंडली है मेरे पास में, तो वो आपको दिखा रही हूँ। सर विजिबल है? सर विजिबल है? वृष लगन की कुंडली है। हाँ जी सर। और सर इसमें स्पेसिफिकली जो मैं ये पूछना चाहती हूँ, जब आप वृष लग्न हम लोगों को पढ़ा रहे थे तो आपने कहा था अगर 5th हाउस में शुक्र आ रहा है और अगर शुक्र मंगल की युति हो रही है तो फिर बच्चे का पढ़ाई में कहीं ना कहीं पर डिस्टरबेंस आएगा। वो योग इसके में दिख रहा है, साथ में राहु भी बैठा हुआ है। तो मैं ये सोच शुक्र मंगल और राहु, ठीक जी है। 5th तो हाउस में। यहाँ पर सबसे पहले हम ये देखेंगे डिग्री वाइज ग्रहों को हम देखना पड़ेगा, सर क्योंकि कौन से दो ग्रह काफी कंजक्ट है। अगर मान लो तभी तो युति बनेगी। ठीक अगर है। ये युति 3 डिग्री 20 मिनट के दायरे में है तो बहुत स्ट्रॉन्ग कंजक्शन इसको हम कहेंगे। ठीक है। सपोज यदि शुक्र और राहु, हम्म अगर शुक्र और राहु बहुत ज्यादा कंजक्ट है, हम्म ठीक है, जी तो ये एक राजयोग होगा, ठीक है। ठीक ये है। एक राजयोग होगा क्योंकि लग्नेश केंद्र भाव होता है और केंद्र भाव के स्वामी के साथ राहु त्रिकोण भाव में बैठ जाए तो ये बहुत अच्छा राजयोग देगा। ठीक है सर। अगर राहु और शुक्र अभी एकदम क्लोज कंजक्ट होंगे 3 डिग्री 20 मिनट नहीं या सर। जो भी नियर होगा राहु सर के, मैंने अगर राहु मंगल, डिग्रीज देखे थे, इस वक्त यहाँ पे लिखी नहीं हुई है, पर जहाँ तक मुझे याद आ रहा है शुक्र की जो डिग्री थी वो 25 के ऊपर थी और मंगल और राहु जो थे वो 10-15 मतलब 10 के आसपास, एक कम था एक ज़्यादा था। मतलब राहु और मंगल केवल 5 डिग्री एक दूसरे के पास है लगभग। ठीक है। चलिए ठीक है, तो इसको हम राहु शुक्र की कंजक्शन नहीं कहेंगे, ठीक इसे है। हम कहेंगे राहु और मंगल का कंजक्शन। ये अंगारक योग है, अच्छा शास्त्रों में हम इसे अंगारक योग कहेंगे। जी। और चूंकि मंगल क्या होते हैं, वृष लगन के लिए आकारक भाव के स्वामी है ठीक है। और ये अष्टम भाव के भी ये मार्केश है, ठीक है। ठीक है। ये मार्केश है क्योंकि ये हमारे सप्तम भाव के भी स्वामी हो रहे हैं जी। और सप्तम भाव के स्वामी होके पंचम भाव में बैठा है। सप्तम भाव विवाह का भाव है, पंचम भाव प्रेम का भाव है जी। और राहु जिस किसी राशि के साथ, जिस किसी ग्रह के साथ बैठता है उस ग्रह को वो बूस्टर इफेक्ट देता है। ठीक है। तो जातक के डिजायर को वो बढ़ा देगा। जातक है। बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो सकता है और जातक, क्योंकि राहु क्या है, गैर परंपरावादी है, गैर सामाजिक है, तो ये निश्चित रूप से प्रेम विवाह की तरफ भी जातक को आकर्षित कर सकता है क्योंकि वहां पर शुक्र का भी फ्लेवर है जी। लग्नेश का भी फ्लेवर है और लग्नेश जो है वो 25 डिग्री का है जी। और मेरे ख्याल से यहाँ पर शुक्र नीच के भी हो जा रहे हैं जी जी। क्योंकि यहाँ पर कन्या राशि। कन्या राशि है, कन्या राशि में शुक्र नीच के हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, एक तो शुक्र नीच के हो जा रहे हैं, मतलब उसके कुछ पॉजिटिव इफेक्ट
क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। जी। मतलब जातक अपने व्यक्तित्व को स्ट्रॉन्ग कर पाने में थोड़ा सा कमजोर हो जाए। ठीक है। अब यहाँ पर देखो, राहु ने संबंध बनाया है सप्तम भाव के स्वामी से, जी। तो ऐसे जातक जो है वो प्रेम विवाह कर सकता है, गैर सामाजिक विवाह भी वो कर सकता है, ठीक है। दूसरे समाज में जुड़कर भी वो विवाह कर सकता है। ठीक। और वो बहुत क्रोधी स्वभाव का होगा। और चूंकि दो पाप ग्रहों का प्रभाव पंचम भाव में पड़ने की वजह से जी। ऐसे जातक टेक्निकल फील्ड में वो एजुकेशन लेगा। अच्छा। लाइक दिस वो मेडिकल सेक्टर में वो इंटरेस्टेड हो सकता है, आईटी सेक्टर में, क्योंकि राहु जो है इलेक्ट्रिकल और जितने भी टेक्नोलॉजी होते हैं, कंप्यूटर साइंस हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया, उसके भी वो कारक होते हैं। तो कोई टेक्निकल फील्ड में ऐसा जातक जो है वो जा सकता है। मंगल जो है वो हॉस्पिटल का कारक है, मेडिसिन का कारक है। अगर कहीं सूर्य की दृष्टि अगर पड़ जाती है, सूर्य का प्रभाव यदि पड़ जाता है, देखिए सूर्य कहाँ बैठा हुआ है, 7th हाउस सर। 7th हाउस सेवेंथ में हाउस में बैठा शुक्र हुआ और सूर्य और शनि भी हैं। है, सूर्य और शनि एक साथ विराजित। जी। ठीक है, तो वो एक्चुअल में क्या है, जो आप देख पा रहे होंगे कुंडली में कि पंचम भाव में, क्योंकि शुक्र लग्नेश होकर के नीच के हैं और वो अकारक मंगल से क्या है, इन्फ्लुएंस है ना, और 10 डिग्री दूर है। मंगल शुक्र से 10 डिग्री दूर है, लेकिन राहु से मंगल जो है वो 5 डिग्री दूर होने की वजह से राहु मंगल ज्यादा कंजक्ट होंगे। तो निश्चित रूप से ऐसे जातक के अंदर बहुत ज्यादा पराक्रम बढ़ जाएगा और ये सामाजिक नियमों का उल्लंघन करते हुए अपने उस साहस और पराक्रम के दम पे ये जो है वो कोई गैर सामाजिक या गैर परंपरावादी कोई भी गतिविधि को ये अंजाम दे सकते हैं। सर इसका शिक्षा पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी मतलब अगर शिक्षा हम के। एजुकेशन की बात करें तो देखिए, राहु और शुक्र का जो कंजक्शन है जी। वो बहुत बढ़िया है, ये एक राजयोग बना रहा है। ठीक ठीक है, है। तो राजयोग की वजह से ये अच्छा स्कॉलर हो सकता है, एक पढ़ने लिखने में ये बहुत ज्यादा, क्योंकि राजयोग होने का फल ये कहेंगे मित्रों कि ये जातक जो है वो बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होगा, बहुत टैलेंटेड होगा, अच्छा स्कॉलर इसको हम कह सकते हैं राहु सूत्र के राज्यों की स्थिति में। और दूसरी चीज, ये बहुत ज्यादा प्रेमी स्वभाव का होगा, वो इसलिए क्योंकि लग्नेश शुक्र जो है यहाँ पर बैठा हुआ है और कुछ हार्मोनल एब्नॉर्मलिटीज भी देखी जा सकती है। ऐसे जातक जो होते हैं वो स्त्रियों से इनका बहुत ज्यादा जुड़ाव होगा, स्त्रियों से बहुत ज्यादा लगाव होगा। और चूंकि शुक्र विवाह का भी कारक है, तो ये निश्चित रूप से इनके बच्ची की कुंडली है तो मेरे ख्याल से विवाह इसका बहुत जल्दी होने का भी संभावना हो जी सकता है। जी। मैं कह रही थी ये बच्ची की कुंडली है तो मेरे ख्याल से स्त्रियों से अधिक लगाव का मतलब है कि परिवार में जो स्त्रियां रहेंगी, माता बहन बिल्कुल वगैरह। बिल्कुल जी। बिल्कुल बिल्कुल, लगाव से मतलब ये है कि किसी स्त्रियों के, जैसे मान लो कोई आया है, आया इनकी देख रेख कर सकती है, इनका जी जी लालन पालन जी कर सकती है। जी। ठीक है, और लगाव से मतलब है कि स्त्रियों से सहयोग और मार्गदर्शन से निश्चित रूप से ऐसे जातक जो है वो अपनी पढ़ाई कंप्लीट करेंगे। हो सकता है कोई टीचर हो सकती है, कोई लेडी टीचर हो सकती है इसके जीवन में, जी जो जी। इसको एक बहुत अच्छा स्कॉलर बना सकता है, बहुत अच्छा इसको टैलेंटेड जो है क्लास का ये स्टूडेंट हो सकता है, प्रतिभाशाली विद्यार्थी हो सकता है। क्योंकि पंचम भाव वेद मंत्रों का भी भाव होता है, तो निश्चित रूप से ऐसे जातक कोई वेद पुराणों से भी जुड़कर ये कार्य कर सकते हैं। ऐसे जातक जो है वो टेक्निकल एजुकेशन, निश्चित रूप से डॉक्टर या इंजीनियर हो सकते हैं ऐसे जातक। अगर सूर्य का प्रभाव पड़ता है जी तो निश्चित रूप से ये डॉक्टर होंगे। अगर शनि का प्रभाव यदि पड़ता है पंचम भाव में तो निश्चित रूप से वो इंजीनियर होंगे। टेक्निकल एजुकेशन में ऐसे जातक को जाना चाहिए, टेक्निकल माइंडेड होगा, कंप्यूटर माइंडेड होगा ऐसे जातक जो है। जी है। सर मैं ये पूछ रही थी कि अगर इसके शिक्षा वगैरह में किसी तरीके की बाधा बन रही है तो उसका क्या उपाय रहेगा? देखिए, ये जातक साइबर क्राइम में जा सकता है, अच्छा। ये बहुत बड़ा हैकर बन सकता है। ये जातक जो है वो सीबीआई में जा सकता है, इंटेलिजेंस ब्यूरो का ये मेंबर हो सकता है, खुफिया विभाग में जाकर ये कर सकता है, क्योंकि राहु यहाँ पर अपने मूल त्रिकोण राशि में बैठा हुआ है। तो जातक को बहुत ज्यादा टैलेंटेड बना सकता है राहु। ठीक है। ठीक
ठीक है सर, धन्यवाद। अगर जी बाधाएं की बात करें, जी जी क्योंकि रावण शुक्र तो राजयोग बना रहे हैं, लग्न से बनने वाला राजयोग है, जी तो ऐसे जातक जो है वो राजनीति में भी जा सकते हैं, ऐसे जातक निश्चित रूप से कोई एक अच्छा गायकोलॉजिस्ट भी हो सकते हैं। और रही बाधा तो मंगल यहाँ पर बैठा है, यहाँ पर मंगल जो है जातक को अपने गुस्से पर कंट्रोल करना चाहिए, बहुत ज्यादा अग्रेसिव और आक्रामक होने से बचना चाहिए, मंगल की रेमेडी करनी चाहिए। निश्चित रूप से ऐसे जातक जब 13 साल की अवस्था जब पार करते हैं तो उनको नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए बोला जा सकता है, और हनुमान चालीसा का पाठ करके वो मंगल को पॉजिटिव कर सकते हैं। अगर कुछ भी निगेटिविटी अगर वो देगा तो पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम वो दे सकता है। आय परीक्षा के दिन हो सकता है जातक को पेट दर्द शुरू हो जाए, पेट में अल्सर पैदा हो जाए, अपेंडोसाइटोसिस की कुछ प्रॉब्लम देखी जा सकती है। तो जी ऐसे जातक को सलाह दी जाती है कि वो अपने जीवन में ज्यादातर जो तले भुने जो चीजें हैं उनको अवॉइड करे, सादा भोजन करे, तो उससे जो है इनके स्वास्थ्य में लाभ प्राप्त हो सकता है। यदि वाहन चलाने में अगर इनको बहुत ज्यादा हड़बड़ी है तो ऐसे जातक को सलाह दी जाती है कि वाहन चलाने में विशेष रूप से वो सावधानी इनको जो है बरतना चाहिए। धन्यवाद सर। चलिए मित्रों, यदि आपके भी मन में किसी भी प्रकार का अगर कोई क्वेरीज है, कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो निःशुल्क रूप से हमारे इस एस्ट्रोलॉजी की जो सेशन है उसमें आप जुड़ सकते हैं। आप सभी ने अपना कीमती समय हमारे सेशन को दिया, आपने कीमती वक्त हमारे इस एस्ट्रो डिवाइन लाइट चैनल को आप दिया। निश्चित रूप से नियमित रूप से आपका सहयोग, आपका मार्गदर्शन, आपका स्नेह और आशीर्वाद हमारे इस चैनल को प्राप्त हो रहे हैं। मित्रों, इसी सहयोग और मार्गदर्शन आशीर्वाद की अपेक्षा में पुनः नए विषय को लेकर के फिर से समस्या समाधान शिविर में आपके बीच उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आपके एस्ट्रो फ्रेंड को इजाजत दीजिए। मित्रों, परमात्मा आपको स्वस्थ रखे, आनंदित रखे, आपको दीर्घायु प्रदान करे, आपकी हर मनोरथ सिद्ध करे। इसी शुभ और मंगल कामनाओं के साथ अब अपने मित्र को इजाजत दीजिए। मित्रों, नमस्कार, प्रणाम, जय महाकाल।